when hydrogen gas is passed over heated sodium, then sodium hydride is formed. तो जब हीटेड सोडियम पर मतलब सोडियम को नॉर्मल नहीं रखना है, सोडियम का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना, थोड़ा गर्म कर देना उसको. तो when hydrogen gas is passed over heated sodium, then sodium hydride is formed. सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म. तो ये देखिएगा कैसे कि भाई सोडियम है इधर हमारे पास और सोडियम का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करा दिया. सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, H2. तो आप ये देखिएगा कि सोडियम की भी वैलेंसी 1+ और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-, तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे, NaH बन जाएगा. फिर बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर 2 बनाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो इस सोडियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा. तो ये आपका सोडियम हाइड्राइड बन गया. सोडियम के अलावा ये किसके साथ रिएक्शन करता है, बताओ भाई. पोटेशियम. ठीक है, अब मतलब इसने एक्सेप्ट भी कर दिया कि इसका नाम पोटेशियम है. ठीक है, तो अगला ये करेगा पोटेशियम के साथ में. बड़ी शांति नहीं है वैसे इस बैच में, है ना. सोडियम का लगा तो रिएक्शन कम हो रहा है सर. उस बैच में क्या हाल है? उस बैच में बातें शुरू कर दी है उसने. हाँ सर हमने वो वाला कोना पकड़ देगा, वहाँ बैठकर बातें करते हैं. सर हमने कहा था वो ये अभी चलो. एक और उसका दोस्त भी आ गया उसमें. हाँ प्रोडक्ट तो आ ही गया था. आर्यन है. हाँ आर्यन नाम का है वो. हाँ आर्यन है. आर्यन तो तुम्हारे स्कूल नहीं. नहीं वो हमारा कांचू. अच्छा नहीं वो तो DP है, DDP. वो तो आर्यन तो स्कूल का ही है. हाँ एक मिनट सुनो ना, 3 बच्चे ज्वाइन करें, मेरे को कंफ्यूजन. 3 ने करा हुआ है, कांचू ने करा हुआ है, आदित्य शुक्ला हुआ है, एक आर्यन. हाँ ये 3. शुक्ला शुक्ला जो है वो तो DPS जी का है ना, और जो अंशुल है वो रायन का है. हाँ हमारे का. और वो DDPS का, DDPS संजय नगर. वो कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है. उसका पुराना दोस्त है आदित्य मोहापात्रा. हाँ उनके तो दोनों मतलब वो जैसे कबूतर की तरह गुटर की बातें चलती हैं. और वो आदित्य मोहापात्रा जो है वो बेचारा अब तक ऐसे बैठा रहता था जैसे वो बहुत शांत. लेकिन इसके साथ आते ही उसने भी हमने बोलना कहा था शुरू वो बात करता है. हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं. हाँ नहीं तुम तो बहुत ज़्यादा हो गया. पोटेशियम बताओ है ना, शांति से बैठा नहीं जाता, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है. कैरोसिन की सर ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन. तो कैरोसिन मिलाकर रखना पड़ता है. K और H से ये भी वही बनेगा, KH. अब यहाँ पर आप लगा दीजिए, हो गया बैलेंस. सर आपने OH लिखा हुआ है, AOH लिखा हुआ है. हाँ वो मैंने वहाँ गलत लिखा हुआ है, वो वहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक है. तो KOH गलत है. अब यहाँ कैल्शियम में देखिएगा, कैल्शियम का जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CaH2, जो कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 1. इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. CaH2 तो बैलेंस्ड हो गया ना, बताइए. सर एक मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही तो होती है. 1 ही तो की 1 होती है. नहीं कैल्शियम की 2 होती है. उसके बाद मैग्नीशियम देखिएगा, कैसे ज़्यादा ही आएंगे साइंस. ये भी MgH2 क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 1 उसके साथ लिख दिया, 2 उसके साथ लिख दिया, तो MgH2 बन गया. उसके बाद आ जाइए भाई, ये तो हमारी कंप्लीट हुई मेटल्स की प्रॉपर्टीज. अर्जुन आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है. अगर देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने मेटल्स की करी थी. जैसे मेटल की पहली प्रॉपर्टी थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो अब क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. जब हमने मेटल्स का देखा था तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स सिर्फ बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड भी बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक, अब जरा एग्जांपल देखते हैं इसके. द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. तो जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि पानी में अगर उनको घोलते हैं तो घुल जाते हैं और घुलकर वो एसिड बना देते हैं. जैसे हमने पहली हम बात करते हैं कार्बन की. तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे
रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया इसका कार्बन का। ये तो बड़ा फेमस कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। इसकी कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, CO2 हो गया। अरे तो पोटेशियम का तो काम खत्म हुआ, वो तो मेटल्स में था, अब तो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। पर तुम्हें किस बात की खुशी? अरे ऐसा बुरा लगा, बुरा लग गया? खत्म हो गया ऑक्सीजन के साथ बेचारा, reaction। इसको बुरा लग गया। ये ठीक है सर। बन चुका है, पोटेशियम ऑक्साइड बन चुका है ये, ठीक है ना। अब ये पोटेशियम नहीं है क्योंकि ये ओपनली एयर में घूम रहा है, केरोसिन में रहना पड़ता है ना। अरे वाह बहुत CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड सब पानी के अंदर घुल देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा H2CO3। कई बार क्या होता है ना, तुम बातें क्या कर रहे हो आपस में वो तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी जो अजीब अजीब सी शक्लें दिखाई देती है, कोई कैसे हंस रहा है, कोई किसी की आंखें बंद हो जाती है, किसी की नाक चढ़ जाती है, तो वो देख देख कर ही मुझे हंसी आ जाती है कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, हंसी इतनी आ रही है। CO2 plus H2O gives H2CO3। और इस बात पर तुम लोगों को और ज़्यादा हंसी आती है कि इन्हें पता तो कुछ है नहीं, वैसे ही खाम कहीं हंस रहे। चलिए जी, अब ऐसे देखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको अपने पानी के अंदर घोल दिया वो एक एसिड बना देगा। और ये क्यों है ऐसा? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड भी कुछ बनते हैं, तो हमने इसको बोल दिया कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। और याद करिए H2CO3 क्या था? कार्बोनिक एसिड। ये एक्सेप्शनल एसिड था, ये है तो मिनरल एसिड, हाँ है तो मिनरल एसिड लेकिन वीक है। जबकि मिनरल एसिड्स जो हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये मिनरल होने के बावजूद भी वीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं भाई सल्फर का। सल्फर, तो सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो इसका भी सीधे SO2 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये भी एक, वैसे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड, इसको भी जब पानी में घोल देते हैं तो एसिड बन जाता है। तो एक चीज़ देखी होगी, SO2 प्लस H2O। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर CO2 प्लस H2O जब करा तो H2 है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, H2CO3 बन गया। सेम यहाँ पर होगा H2SO3 बन जाएगा। और ये जो है ये आपने सुना नहीं होगा, वो सल्फ्यूरिक होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर की वैसे 2 वैलेंसी होती है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से the non-metal oxides like CO2 and SO2 turn blue litmus solution to red, showing that they are acidic in nature. These acidic oxides are called acid anhydrides. तो ये जो acidic oxides होते हैं जिनको पानी में डालते हैं और पानी में डालकर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो इन्हीं का दूसरा नाम है एसिड एनहाइड्राइड्स बोल देते हैं। Now we will discuss some non-metal oxides which are neutral, that is neither acidic nor basic. तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड ऐसे भी बनते हैं, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी बनते हैं जो कि एसिडिक नहीं होते नेचर में, जो कि न्यूट्रल होते हैं। जैसे व्हेन कार्बन बर्न्स, अब कार्बन जो है, कार्बन को 2 तरीके से जलाया जा सकता है, एक तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एक ये इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कब होती है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें
तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी ऑक्सीजन हमको चाहिए, अगर मान लीजिए एक रूम के अंदर सब कुछ बंद हो रखा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, किसी भी तरीके से हमको ऑक्सीजन ढंग से प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, हमारा दम घुटने लगेगा। हम थोड़ी देर में क्या करेंगे कि खिड़कियाँ खोल देंगे या रूम से बाहर निकल जाएंगे कि हमको भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। तो अब क्या है कि वो होता है सफिशिएंट सप्लाई। क्यों? क्योंकि बॉडी का हर एक सेल जो है वो रेस्पायर करता है, तो उसको बोलते हैं कि सफिशिएंटली आप भरपूर सांस ले रहे हैं। और फिर जब आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ, उनको ऑक्सीजन मिला, तो फिर आपने जो प्रोड्यूस करा वो प्रोड्यूस करा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा? जब पूरी तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट। अच्छा, लेकिन अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होती है, इनसफिशिएंट सप्लाई ये आपने देखा होगा, और अभी देख लेंगे दीपावली के बाद जनरली क्या होता है कि प्रदूषण बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो है क्या कि ऑक्सीडेशन प्रॉपर होने के लिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ही जलना होता है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन होने के लिए हमको कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि जब सर्दियों की हम बात करते हैं तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और जो एयर है वो भी थोड़ी कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, मतलब हवा के अंदर जो है थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो जो ओस पड़ती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे सर्दियों में, अगर मान लीजिए धूप नहीं निकली है, धूप निकली हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट है। लेकिन अगर धूप नहीं निकली हुई है और आप सर्दियों में जाएंगे तो आप थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि आपके कपड़े वगैरह थोड़े थोड़े ठंडे ठंडे से, गीले गीले से ऐसे हो जाते हैं, सर्दियों में ऐसा होता है। तो अब जो है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है कि सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों होता है, गर्मियों में भी होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी कंडेंस नहीं हो पाता, वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में। लाइटर होती हैं जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से लाइट होते हैं, तो वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वो ओजोन की ऐसी तैसी करते हैं। ओजोन लेयर जाते हो ना, है ना, ओजोन लेयर की ऐसी तैसी करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सर्दियों की। सर्दियों में वो ऊपर जा नहीं पाते क्योंकि एटमॉस्फेयर में वैसे ही मॉइस्चर कंटेंट है, तो मॉइस्चर हैवी होता है, तो वो उन पॉल्यूटेंट्स को ऊपर नहीं जाने देता। और सर्दियों में जो व्हीकल्स भी हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको भी व्हीकल्स भी सांस लेते हैं। पता है कितना लेते हैं? जितना एक इंसान लेता है ना, ऐसा मतलब सॉरी, जितना 10 इंसान लेते हैं उतना एक गाड़ी सांस लेती है। ऑक्सीजन चाहिए होता है, पता है कि नहीं? अच्छा, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है? घर पर पिटाई तो नहीं होती आपकी? अच्छा ठीक है, अगर बहुत दिनों से नहीं हुई हो और खुराक लेने का मन कर रहा हो तो एक काम करना, गाड़ी का ढक्कन खोलना जहाँ पर पेट्रोल डलता है, और उस पर एक तो लेयर जो है पॉलीथिन की, जो नॉर्मल जो पतली वाली जो पॉलीथिन होती है वो लगाकर फिर ढक्कन टाइटली बंद कर देना। ये सेम काम आप अपनी स्कूटी में भी कर सकते हैं। उसका ढक्कन बंद कर दो, पॉलीथिन लगाकर, पूरी बैटरी ख़राब हो जाएगी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो भी कार होती है उस कार में क्या होता है कि कार है या मतलब कोई भी टू व्हीलर है, तो उसका जो पेट्रोल का टैंक का जो कैप होती है ना, उस कैप में बहुत बारीक होल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के लिए जगह छोड़ी जाती है। और ज़्यादा भी नहीं छोड़ सकते जगह, क्योंकि ज़्यादा छोड़ेंगे तो पेट्रोल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो छोड़ा जाता है। साथ में रबर की पैडिंग भी दी जाती है, तो रबर भी लगा रहता है, वो इस वजह से दे रखा होता है ताकि ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो। तो वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वही इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन आए। जब ऑक्सीजन अंदर आती है तभी तो जो है ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा, ठीक है? तो व्हीकल्स भी सांस लेते हैं, और जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसी वजह से देखा होगा कि सर्दियों में लोग जो बाइक वाले होते हैं बेचारे सुबह जिनको ऑफिस जाना होता है लगे पड़े हैं किक मारने, स्टार्ट ही नहीं हो रही। कई जो डीजल की कार्स हैं उनमें खर कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जिसको ज्ञान है इस चीज़ का वो क्या करेगा, वो ज़्यादा किके नहीं मारेगा, वो ढक्कन खोल देगा बस टंकी का ढक्कन खोलो, एक मारो, स्टार्ट करो और बंद करो और चलो, ठीक है? फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये आगे से याद रखना, कभी भी ऐसी दिक्कत हो सर्दियों में तो पहले ढक्कन खोल दो, उसके बाद उसको स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट करो, फिर कैप बंद करो, चलो मज़े से। तो मैं ये बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम किसी जगह जा रहे होते हैं और लेट हो रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। फिर कुछ लोग उसमें और भी दूसरे भी ज्ञानी होते हैं, वो स्कूटर को थोड़ा सा इधर को टेढ़ा करते हैं, भाई इंजन उसका सेंटर में, कहाँ टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो उसको। वो खैर पुरानी कहानी है। पहले स्कूटर का इंजन जो है राइट साइड में हुआ करता था। पुराने जो स्कूटर होते थे, बजाज का एक स्कूटर आता था, मेरे पापा के पास भी था, तो वो राइट साइड में होता था। तो
उसको इंजन में प्रॉपर पेट्रोल का फ्लो हो जाए, तो उसको राइट साइड को झुकाते थे, किक मारते थे, वो एकदम स्टार्ट हो जाता था। तो वो अभी तक लोगों के दिमाग में वही चीज़ है। अभी क्या है, अभी बिल्कुल सेंटर में होता है इंजन। तो when carbon burns in an insufficient supply of oxygen, then it forms a neutral oxide called carbon monoxide, और ये बहुत डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट होता है। एक तो ये और एक सल्फर डाइऑक्साइड, न्यूट्रल है तब भी हमको ये भी बहुत हार्मफुल होता है। कौन सा? आपका न्यूट्रल है। नहीं, न्यूट्रल ये ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि क्या है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी प्रोड्यूस हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट से वो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, और जब हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन करेगा एब्जॉर्ब? कोई है नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली लंग्स का जो है बस हो जाएगा काम तमाम, जो कि होता है सर्दी में। पानी चाहिए। तो अब देखिएगा रिएक्शन वही है C+O2, जैसे यहाँ पर देखा था C+O2, यहाँ पर भी वही है C+O2। बस आउटपुट में CO2 ना मिलकर आउटपुट में CO मिल जाएगा। इसका मतलब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन का एक है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 लगा तो कार्बन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर दोनों में कुछ कंडीशन में फर्क होता होगा तब कैसा होगा? कंडीशन में फ़र्क यही है कि आप ये देखो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन था, सिंगल एटम था कार्बन का, और इसको O2 ने बर्न करा और कम्प्लीटली बर्न हो गया। मुझे कहीं पर भी कुछ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे डबल कार्बन एटम लगाना पड़ गया, कार्बन एक और 2 लगाना पड़ गया इसके आगे, ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 एटम थे, लेकिन यहाँ पर मेरे को आउटपुट में 1 एटम मिल रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हुई ही नहीं, तो वो अनबर्न्ड रह गया फ्यूल। और जब फ्यूल अनबर्न्ड होता है ना, और वो गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में घूमता है, तो वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो एक चीज़ का याद रखना कि सर्दियों में जब पॉल्यूशन की छुट्टियाँ पड़ेगी ना, पॉल्यूशन की जो छुट्टियाँ पड़ेगी, उसमें जब घर से बाहर निकलो तो कोरोना की तरह ही मास्क लगा कर ही निकलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, पेज नंबर 22 पर देखिएगा। पेज नंबर 22 पर अगला एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का। तो ये हार्मफुल नहीं है, ये तो जीवन है, जल ही जीवन है, ठीक है। हाइड्रोजन भी तो एक नॉन मेटल है। सर पानी H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O, और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन इधर एक है ऑक्सीजन का, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, और हाइड्रोजन का 2 2 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं अगला बड़ा तो टॉपिक। सर हिसाब से फिर इसमें भी ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं 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 होगी। ना, वो कंडीशन सिर्फ कार्बन नहीं है, वो कंडीशन सिर्फ कार्बन नहीं है, एक इनसफिशिएंट सप्लाई, और यहाँ पर क्या है तो सफिशिएंट सप्लाई है। हमने 2 एग्जांपल देखे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये बनाते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। और एक देखा हमने कार्बन और सल्फर, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड है, इसका पता कैसे चलता है कि जैसे ही उनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगले 2 रिएक्शन जरा देख लो। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर बड़ा टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। बस ये याद रखना है, कोई रिएक्शन नहीं, ये नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता ही नहीं है वाटर के साथ में, टफ है ना, बड़ी मुश्किल आएगी। अगला देखिएगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। क्या होगा? पता नहीं क्यों हंस रहा है, हंसे जा रहा है, और बीच बीच में पता है क्या कर रहा है, मुंह नीचे करके भी हंस रहा है ऐसे करके। अभी देखो सर पे हाथ रख के हंस रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अगला देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो भाई डाइल्यूट एसिड वाला भी इतना ही टफ है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। सर लिखा भी पता नहीं, आप आसान से टाइम में इसको लिख देते हैं। अरे ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा था। Non-metals do not react with dilute acids if non-metals like सर आपको भी पढ़ा।
मेरे को भी पढ़ना था। एक मिनट वेट करिए। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं टीचर्स। उन्होंने बोला कि सल्फर का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ करवाया या डाइल्यूट ऐसा ऐसा सही दिन आ जाता है क्वेश्चन, ऐसा सही दिन आ जाता है ना, ऐसा सही दिन में ऐसे क्वेश्चन की तरह वही तो क्या क्या चीज़ लिखी है लिख लिख के आएगा। क्या देते हैं खाया? जैसे टीचर में जोश आ गया तो बेटा। वीडियो जाएगी थर्ड वैसे धीरे बना करवाई करेंगे और स्कूल में अपने से ज़्यादा खराब करके भी तेल लगा देंगे। तो यार बड़ी कंडीशन सप्लाई चाहिए। पोटेशियम ही तो है नहीं। ये मैं तो ये होता सर ऑक्सीजन रिएक्ट करो ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन हवा में खबर है। अरे पानी को मिला के इससे क्या चाहिए? वो तो पहले से ही है ना, उसके साथ वो दबा के रखेगी। ऐसे और उसको उठेंगे नीचे। सर इसने पानी मांगा था। मेरा तो गलती क्या आ गया। इसे भी दे दो। तेरे को भी उतनी जल्दी मच रही है। ये भी बात करना पूरी है। मुझे भी चाहिए। चलो भाई, रिएक्शन ऑफ आदित्य विद वाटर, रिएक्शन ऑफ धनुष विद वाटर। सर पोटेशियम हाँ पोटेशियम, सॉरी। डॉटर आ रहे हैं डॉटर। मैं भी उनका मत करना ऐसे कि सामने आदि बैठा है आदि पे निशान है। चलिए जी, तो पेज नंबर 22 पर हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो नॉन metals do not react with dilute acids if non-metals like carbon, sulfur or phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, then no hydrogen gas is evolved. अच्छा, क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि इनका रिएक्शन क्यों नहीं होता, एसिड के साथ में रिएक्शन भी नहीं होता और वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं होता। तो आप बस एक लाइन जो लास्ट में लिखी हुई है वो याद रखना। जैसे मैं सेकंड वाला देख रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर वाला, तो उसमें है दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे कोई भी नॉन मेटल है, मान लीजिए मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ और इधर H2O की बात हमने करी, तो जनरली मेटल्स क्या करते थे, मेटल्स जो हैं वो क्या करते थे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते थे। ठीक है, तो वो कैसे करते थे डिस्प्लेस, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते थे तो डिस्प्लेस कर देते थे। हमें मालूम है कि कॉपर जो है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने शायद आपको बताया भी था कि कॉपर के वेसल में हम लोग पानी भी पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। शादी के बर्तन में लोग पानी पी लेते हैं। कोई सा बर्तन भी दिखा रहा था। हाँ, बर्तन दिखा रहा था। तो मैंने बताया था दीपावली के आसपास दिवाली पे। हाँ दिखा दूँगा, पुरानी वाली फीलिंग आ जाएगी, बहुत पुराना है। सीट में सच है, कॉपर का बर्तन देखा अरे बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी चलिए देख सही कह रहे हो। अरे अब सुन लो इधर यार, छोड़ो। कार्बन प्लस H2O अगर मैं कर रहा हूँ तो कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है
और जब हाइड्रोजन की बात करें अच्छा 4 को ना पॉजिटिव कह सकता ना मैं नेगेटिव कह सकता, क्योंकि ये जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो शेयरिंग करेगा। अब जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ होती है यहाँ पर, जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 1+ हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 तरीके की होती है, कभी 1+ दिखाता है, कभी 1- दिखाता है, और कभी शेयरिंग भी करने लगता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पर 1+ है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है। तो भाई एक नॉन मेटल किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कैसे कर सकता है, ठीक है, हो गया। एक नॉन मेटल किसी भी मेटल को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यही एक रीज़न है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। तो इस वजह से बस ये लास्ट की लाइन याद रखना, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भाई वो रिएक्शन क्यों नहीं करते वाटर के साथ। सेम कहानी आगे है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो जब अगर मैं एसिड की बात करूँगा तो एसिड में भी डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, हाइड्रोजन का। चाहे आप HCl देखो, चाहे आप H2SO4 देखो, चाहे HNO3 देखो। तो अगर मैं कोई भी मेटल की बात करता था, फॉर एग्जांपल तुम्हारी बात करते हैं, है ना, तो अगर मैं पोटेशियम की बात करता था, तो पोटेशियम क्या है कि पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो आरुष क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, ठीक है, तो KCl बन गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि कोई भी मेटल अगर है तो वो हाइड्रोजन को आराम से डिस्प्लेस कर देगा। अगेन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम की डिस्प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात है कि जो कहानी वाटर के साथ थी कि भाई हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस करना था, तो नहीं कर पा रहे, नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, नॉन मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस करने वाली बात होगी, तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें ये दो तो करने ही नहीं है। अगला देखिएगा, फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले में बस एक ही रिएक्शन है, वही करना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे तो ये क्या होगा, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। तो अपने सिलेबस में नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, तो बस एक एग्जांपल कर देना जो दे रखा है यहाँ पर, NaBr और Cl2 का, NaBr और Cl2 का। तो ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो आप ये देखिएगा कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा NaCl। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। सर Br2 हाँ, ठीक है। अगला देखिएगा फिफ्थ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। अब जैसे कि मेटल्स का रिएक्शन देखा था क्लोरीन के साथ में, ऐसे ही नॉन मेटल्स का देखेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स व्हिच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। H2 प्लस Cl2, जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो HCl बन जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी 1- है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1- है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का मतलब उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है।
तो हाइड्रोजन का जब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैंने यहाँ पर एक डॉट बना दिया, एक डॉट का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल कहो या द ओनली शेल कह दो, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन का होता है 17। 17 का मतलब 2, 8 और 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उतने ही डॉट बना देते हैं उनके चारों तरफ, ठीक है। अब क्लोरीन कहता है हाइड्रोजन को कि भाई आप हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। अब हाइड्रोजन कहेगा कि मैंने अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये कहता है कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो हाइड्रोजन कहेगा कि चलिए जी मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा, लेकिन फिर अगेन क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाएगी। तो फिर दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आपका भी, ये इलेक्ट्रॉन आपका भी, मेरा भी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग किस तरीके से होती है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हैं ही। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के भी हैं और ये क्लोरीन के भी हैं। तो इस तरह से इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में है कोवलेंट बॉन्डिंग भी करनी है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि इस तरह से, नहीं तो दिमाग में ये आता है कि सोडियम और क्लोरीन उनका तो आराम से कॉम्बिनेशन हो जाता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, वो भी सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई। लेकिन यहाँ पर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर दोनों बॉन्डिंग होती है। H2 + Cl2 gives HCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है फास्फोरस। फास्फोरस हो गया P4। ये आपका टेट्रा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से P4 लिखा है। और Cl2, फास्फोरस की क्या होती है वैलेंसी बताएंगे? क्लोरीन से पहले सल्फर, सल्फर से पहले फास्फोरस। तो 17, 15 हो गई, 15 हो गया ना, 15 है तो 2, 8 और 5। तो इसको बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 1, 2, 3, 4, 5, आउटर मोस्ट में 5 है। तो इन 5 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब क्या होगा कि क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तो ये कहेगा कि जिस तरह से हाइड्रोजन और इसका कोवलेंट बॉन्ड बन गया था क्लोरीन का, तो फास्फोरस और क्लोरीन का भी बन सकता है। तो ये कहेगा कि भाई 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये एक हो गया, एक तो बॉन्डिंग इधर हो गई क्लोरीन के साथ। ऐसे ही एक क्लोरीन को इधर ले आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया शेयर्ड पेयर। ऐसे ही एक क्लोरीन को इधर ले आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक पेयर यहाँ पर हो गया। तो कितने बन गए? 1, 2 और 3 बॉन्ड बन गए। PCl3। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो इधर 3 लगा दीजिए और इधर 2 लगा दीजिए, तो 2 3 6, 3 2 6। फास्फोरस के 2 हैं, ठीक है। और नहीं बनेगी बात, 4 हैं तो पहले फास्फोरस के लिए 4 करो, 3, 4 का 12, तो इसका आगे 6 करना। 2 6 का क्लोरीन का सेटिस्फाई और फास्फोरस सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। अच्छा जी, सम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 इज आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। बस ये एक रिएक्शन याद रख लेना कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। फास्फोरस की 2 वैलेंसी होती है। दूसरी वैलेंसी समझने में टाइम लगेगा और ज़रूरत भी नहीं है अभी इनको फिलहाल समझने की, कि फास्फोरस की एक वैलेंसी जो है वो आपकी 5 भी होती है, ठीक है। 5 कैसे होगी ना वैलेंसी, मतलब एक्सेप्शन हर जगह पड़ेगी, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। कोई तो चक्कर है, एक कार्बन तो बेचारा वैसे बैठा हुआ है कि अच्छा हम तो शेयरिंग करके काम चला रहे हैं,
ना तो डोनेट कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो एक्सेप्शन इसमें केमिस्ट्री में बहुत सारी हैं। खैर अगला देखते हैं जी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक, बता दीजिए। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स अगेन वही है कि वहाँ पर जो हाइड्राइड बनते थे वो ऐसे बनते थे कि वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी जो शो करता था वो 1- शो करता था वहाँ पर भी, ठीक है। और जो मेटल्स होते थे, मेटल्स के पास क्या होता था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो वो डोनेट कर देते थे, वो एक्सेप्ट कर लेता था, तो बॉन्ड बन जाता था, आयनिक बॉन्ड कहते हैं उसको। यहाँ बनाएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स, यानी कि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। तो पहला देख लीजिए एग्जांपल सल्फर का, हाइड्रोजन और सल्फर का। H2 लिखना चाहिए था पहले, क्योंकि हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो पहले नॉन मेटल लिखेंगे फिर हाइड्रोजन लिखेंगे। वैसे पलट कर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये सीधे सीधे बनेगा हमारे पास H2S। किस तरह से बनाइए H2S। सल्फर की बताइए जी, एटॉमिक नंबर क्लोरीन से जस्ट पहले आता है, 16 हो गया, ठीक है। अब जब 16 हो गया तो 2, 8, 6 ये सल्फर का होता है, 2, 8, 6, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से दिखा दीजिएगा। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन इधर आ गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर बन गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर, तो क्या बन गया H2S, जो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिजेंबलिंग द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सड़े हुए अंडों की स्मेल, ठीक है। तो रॉटन एग्स की स्मेल होती है। ये साइड में इस वजह से लिखा हुआ है कि कई बार क्या है कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि एक नॉन मेटल है उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और जो कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है इट हैज गॉट अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। वो ये बोलेंगे नहीं कि सल्फर के साथ रिएक्शन करना है आपको। तो अगर मालूम होगा, ये कंडीशन याद होगी, तो आप बता पाएंगे कि अच्छा सल्फर की बात हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसे ही जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स फूटते हैं तो दे बर्न विद अ पॉप साउंड। तो ऐसे ही ये भी एक कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसकी जो स्मेल है वो रॉटन एग्स की स्मेल होती है। अगला देखिएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कुछ भी ऐसा फंडा नहीं है कि आपको समझने या याद करने पड़े। नॉन मेटल सीधा सीधा जो एनायन बनाएंगे वो सारे के सारे नॉन मेटल हैं। एनायन मतलब जिनका भी नेगेटिव आयन बनेगा। तो सेकंड देखिएगा N2 + H2। N2 + H2 तो अगेन देखिए भाई नाइट्रोजन का क्या होगा, याद है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 7 इस 7 ऐसे बताया जाता है। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो क्या आजकल? लेफ्ट डाउन राइट राइट भी है इसमें, राइट भी है। चल रहा है क्या आजकल वही स्कूल में? ये तो कोई लैंग्वेज है पेपर्स के। N2 + H2 तो भाई जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जस्ट पहले नाइट्रोजन लाई करता है तो 7 हो गया उसको। नाइट्रोजन का 7 का मतलब 2,5 तो अगेन भी वही बात है कि NH3 बनेगा कैसे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सोडियम के बाद 5 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इधर बॉन्ड बना। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर बॉन्ड बना।
ये बन गया NH3 अमोनिया गैस बन गया। अच्छा, और इधर हाइड्रोजन का 3 है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 3 2 6, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गया, इसका 6 हो गया, इसके आगे। अच्छा जी, एक कंडीशन इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आयरन की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट होता है, आयरन की ज़रूरत होती है, ये कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है बस कैटलिस्ट। उसके बाद देखिएगा नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्राइड आयंस। तो वो हाइड्राइड आयन नहीं बना सकते, तो हम बस ये बोलेंगे कि देखिए बना तो यहाँ पर भी हाइड्राइड रहा है, और जब मेटल्स की बात करी थी तो वहाँ पर भी हाइड्राइड ही बन रहा था, लेकिन वो हाइड्राइड था आयनिक हाइड्राइड, और ये वाला जो हाइड्राइड है ये है कोवेलेंट हाइड्राइड, क्योंकि वो मतलब जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन देखे थे, ऐसी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग चूज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड स्टेट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर चॉइस। तो वैसे तो आपको खुद ही पता है कि कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटल है। अब जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप हो गया कार्बन का, है ना, नॉन मेटल हो गया। सोडियम हमें मालूम है, सोडियम तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मेटल है, छोड़ दो इसको। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब नॉन मेटल है। हीलियम क्या करता है, नोबल गैस है, कुछ भी नहीं करता, सेटिस्फाइड बैठा हुआ है। हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो एक ही शेल बनेगी और एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों के दोनों वो तो मतलब पूरी तरह से स्टेबल है। हीलियम स्टेबल हो गया तो नोबल गैस हो गया। मुझे क्या हो गया, तुमने पता नहीं क्या आज खा लिया उल्टा सीधा, जमाल से घोटा। आ रहे हो। ठीक है, फिर इसकी आँखें बंद हो गई बिल्कुल एकदम, वैसा हो गया जैसे चाइनीज होते हैं ना, वैसे ही आँख बंद होती है। चलिए जी देखिए, ग्रेफाइट इज एक्चुअली कार्बन एलिमेंट। तो ग्रेफाइट और कार्बन, इसमें सॉल्यूशन में इसकी प्रॉपर्टीज में बता रखा है कि इट इज एक्चुअली ए कार्बन एलिमेंट। क्या होता है किसका ग्रेफाइट का सिंबल? सिंपल कुछ नहीं, कार्बन। डायमंड का भी सी, ग्रेफाइट का भी सी, और कोका कोला का तो सी है ही, ठीक है। सोडियम फॉर्म्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड, सो सोडियम इज अ मेटल। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि हमने चारों की एक एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, बस चारों की एक एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो हमें पता है, जो हमने प्रॉपर्टीज अभी करी हैं उन्हीं में से लेंगे। जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट इज एक्चुअली ए कार्बन एलिमेंट, ग्रेफाइट इज एक्चुअली कार्बन एलिमेंट। ग्रेफाइट और कार्बन यूजुअली फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। तो हमने यहाँ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डाल दी। प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कार्बन यूजुअली फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिख दी, इस वजह से ये एक नॉन मेटल है, ये बता दिया। ये नहीं बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इस वजह से नॉन मेटल है। अगला देखिए सोडियम। अब सोडियम के बारे में हमें मालूम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो हमें मालूम है कि मेटल है, लेकिन हम मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज अभी करी है 5-6, उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी इसमें लिख देंगे। जैसे सोडियम फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड, सोडियम एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल ही बनाता है, सो इट इज़ अ मेटल, ये लिख दिया। थर्ड है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का क्या है, फॉस्फोरस फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सो फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, ये कहेंगे कि फॉस्फोरस है नॉन मेटल। हीलियम इज अ गैस, सो इट इज़ अ नॉन मेटल। बीइंग एन इनर्ट गैस, हीलियम डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। तो हीलियम एक नोबल गैस है, तो ये किसी भी तरीके का कोई ऑक्साइड बनाती है, ये किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है हीलियम। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, इतना ही कर लीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ओके।